वेलकम। आज की क्लास में हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम दो माध्यमों की परिसीमाओं पर, अर्थात जहां दो माध्यम मिलते हैं उस सीमा पर या उस बाउंड्री पर हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्षेत्र सदिश हैं, जैसे विद्युत सदिश E और D और चुंबकीय सदिश B और H के लिए क्या क्या प्रतिबंध होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, उनको हम ज्ञात करेंगे या उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्यतः जहाँ दो माध्यम होते हैं वहाँ जब विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो उसका कुछ भाग उस माध्यम चेंज होने पर, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है और शेष भाग उसमें से संचरित हो जाता है। यानी कि सामान्यतः इस घटना को हम पारगमन, परावर्तन और अपवर्तन के रूप में हम बता सकते हैं। तो सरल ज्यामिति से हम परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को हमने पढ़ा। अब हम इस यूनिट में अपवर्तन और परावर्तन आदि घटनाओं को हम मैक्सवेल समीकरणों के उपयोग करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य जो अंतर है वो हम यहाँ मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए परावर्तन, अपवर्तन आदि की घटनाओं की व्याख्या करेंगे। मीन्स, और वो घटना कहाँ पे होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर जहाँ माध्यम चेंज होता है वह जो सतह है उसे हम उसकी परिसीमा या उसका अंतरापृष्ठ इंटरफेस कहते हैं। तो उस इंटरफेस या परिसीमा पर क्या क्या कंडीशंस है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के लिए E, D, B और H के लिए, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे यहाँ माध्यम फर्स्ट है और यहाँ पर माध्यम सेकंड है। ये जो सतह है, संपर्क सतह, जहाँ माध्यम फर्स्ट और सेकंड हैं मिल रहे हैं, यह इसकी परिसीमा या बाउंड्री या इंटरफेस कहलाती है। ठीक है, और इस इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों E, B, D और H के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या शर्तें वहाँ रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र सदिशों को निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ माध्यम 2 में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका विद्युत क्षेत्र सदिश है E2 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार माध्यम फर्स्ट है, उसमें इसका विद्युत क्षेत्र जो सदिश है इसको हम निरूपित कर रहे हैं E1 वेक्टर से। ठीक, E वेक्टर के साथ हम D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। तो अगर हमें माध्यम 1 में D वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो हमें माध्यम 1 के E के साथ, E वेक्टर के साथ हमें वहाँ की माध्यम 1 की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस माध्यम के लिए इसकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी है या विद्युतशीलता और चुंबकशीलता है, उनके मान हो गए एप्सिलॉन 1 एंड म्यू 1, और इस माध्यम के लिए वह मान हो गए एप्सिलॉन 2 एंड म्यू 2। ठीक, तो यहाँ हम अगर E1 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ ये D1 वेक्टर हो गया एप्सिलॉन 1 E1 वेक्टर, और इसी प्रकार D2 जो है वो विस्थापन सदिश से दूसरे माध्यम के लिए वो हो जाएगा एप्सिलॉन 2 एंड E2 वेक्टर। तो हम चाहे E की बात कर लें या हम D की बात कर लें, हम एक दूसरे को उसमें बता सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार हम B और H हैं वो निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, E1 जो है इसके हम कंपोनेंट लेते हैं इस परिसीमा के समांतर और इस परिसीमा के लंबवत। तो देखो, ये इनका जो सरफेस है, परिसीमा है, इसके समांतर E1 का जो कंपोनेंट हो गया उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं E1 का कौन सा कंपोनेंट, क्षैतिज कंपोनेंट। ठीक है, या समांतर, पैरेलल टू दिस इंटरफेस प्लेन। और यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस प्रकार से E1 वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, तो उसे हम ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने यहाँ हम E1 को उसके कंपोनेंट के रूप में पढ़ेंगे। इसी प्रकार E2 है, इसके जो कंपोनेंट है ये हो गया इसका E2 का समांतर घटक, और यहाँ ये हो गया E2 का
लंबवत घटक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ E2। तो यहाँ हम E के 4 कंपोनेंट, दो माध्यमों के अलग अलग E1 और E2 के समांतर और लंबवत घटक को हम निरूपित करते हैं। इसी प्रकार आप डी के कंपोनेंट निरूपित कर दीजिए, इसी प्रकार B और H के हम कंपोनेंट भी निरूपित कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या क्या परिसीमाओं के प्रतिबंध बन सकते हैं अगर हम इसको देखना चाहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र E के जो परिसीमाएं हैं या प्रतिबंध हैं उनकी बात करें। हम E को E के रूप में भी पढ़ सकते हैं, उसे हम D के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले D के जो लंबवत घटक है उसके लिए हम परिसीमा प्रतिबंध पढ़ना चाहते हैं। D के लिए जो कंपोनेंट होंगे वो E के रूप में भी बताए जा सकते हैं। तो D के कंपोनेंट पढ़ने के लिए हम सबसे पहले काम में लेते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को। तो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, डेल डॉट D इज इक्वल टू रो। ठीक है, अभी इस इक्वेशन का समाकल रूप हम लेते हैं। ठीक है, समाकल रूप के लिए हम जानते हैं रो है वो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व है। तो हम इसके दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसका आयतन समाकलन कर सकते हैं। तो आयतन समाकलन के लिए हम इसको निरूपित करेंगे, डेल डॉट D dV इज इक्वल टू रो dV। तो दोनों तरफ इसका हो गया आयतन समाकल। ठीक, देखिए इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर जो 2 है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय को काम में लेते हैं। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से हम जानते हैं कि आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल या पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से यह आयतन समाकलन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हटके यह पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित हो जाएगा। इट्स मीन ये लिखा जाएगा D डॉट DS इज इक्वल टू रो dV। ठीक है, तो ये आयतन समाकल पृष्ठ समाकल के रूप में परिवर्तित हो गया ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। अब इस D डॉट DS को हम समझने के लिए दोबारा बाउंड्रीज को देखते हैं, उन परिसीमा का विचार करते हैं। देखिए जैसे यह वो परिसीमा है, इसके ऊपर वाला जो है वह देखिए हम एक बेलनाकार बंद पृष्ठ मान रहे हैं जो कहाँ पर है, जिसका जो काट क्षेत्रफल है वह परिसीमा पर है। यानी ये जो परिसीमा है इसके ऊपर इस बेलनाकार पृष्ठ का जो ऊपर और नीचे तक हमने इसको मान लिया लंबाई, और इसका जो वृत्तीय भाग है यह इस परिसीमाओं पर स्थित है। ठीक है, तो इस बेलनाकार पृष्ठ के नीचे जो है वह माध्यम सेकंड है और इसके ऊपर वाला जो है वह माध्यम फर्स्ट है। तो यहाँ हम इस बेलनाकार पृष्ठ पर तीन प्रकार के क्षेत्रफल हैं। यहाँ दो तो ये वर्ताकार और एक ये वक्राकार। तो वर्ताकार जो है इसको हम कह देते हैं क्षेत्रफल S1 और नीचे वाले वर्ताकार को हम कह देते हैं क्षेत्रफल S2 और ये जो वक्राकार भाग है इसको हम क्षेत्रफल कह देते हैं S3। तो इन D डॉट जो DS है यह एक बंद पृष्ठ का समाकल है और D को हम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर परिसीमाओं पर D के लिए इसका पृष्ठ समाकल ज्ञात करते हैं। तो बंद पृष्ठ की बात हो रही है तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के सापेक्ष इसका पृष्ठ समाकल है जो ये लिखा जा सकता है D डॉट DS इज इक्वल टू
डी डॉट डी एस S1 पृष्ठ के सापेक्ष प्लस डी डॉट डी एस S2 पृष्ठ के सापेक्ष और डी डॉट डी एस S3 पृष्ठ के सापेक्ष। ठीक है, तो डी डॉट जो डी एस है वो कुल पृष्ठ समाकलन है, वो यह इन तीनों पृष्ठों के समाकलनों का क्या हो जाएगा, योग, क्योंकि ये तीन पृष्ठ मिलकर क्या बना रहे हैं, बंद बेलनाकार पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब एक कंडीशन, इस बेलन की जो ऊंचाई है वह मान लीजिए डेल्टा एच है। अब बेलन की ऊंचाई जितनी कम होगी, बेलन के पृष्ठ S1 और S2 उतने ही इस अंतरा पृष्ठ के क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए डेल्टा एच टेंड्स टू 0 हो, इट्स मीन क्या हुआ कि बेलन की जो ऊंचाई है वह बहुत कम होती जाएगी, तो ये जो S1 और S2 पृष्ठ हैं ये बिल्कुल पास आते जाएंगे, और ये पास आने का मतलब ये हुआ कि S3 जो वक्राकार पृष्ठ है वह क्या होता जाएगा, न्यून होता जाएगा। और अगर इसकी हम ये कह दें कि इसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो S3 के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यह पद जो है यह भी नगण्य हो जाएगा। तो इट्स मीन ये डी डॉट जो डी एस है ये क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस S1 पृष्ठ के सापेक्ष प्लस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस कौन से पृष्ठ के सापेक्ष, S2 पृष्ठ के सापेक्ष। ठीक, देखिए दूसरा, अगर यह बेलन जो है, इस बेलन की ऊंचाई कम होती जाएगी तो इस बेलन का जो आयतन है वह क्या होता जाएगा, नगण्य। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ पृष्ठ ही बचेंगे, एक तो ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। तो उस स्थिति में यहाँ जब आयतन आवेश घनत्व की जगह यहाँ हम किसकी बात करेंगे, पृष्ठों की बात करेंगे। तो इससे एक कंडीशन तो ये बनी, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि रो डी वी जो है वो चेंज हो जाएगा सिग्मा डी एस में। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व को हम किस में बदल देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व में बदल देंगे, यानी कुल आवेश जो आयतन को नए बताकर किस में होगा, पृष्ठ पर निरूपित होगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन हम यहाँ लिखते हैं। तो इट्स मीन ये जो है टर्म्स ये किसके इक्वल हो जाएगी, यानी इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, S1 के सापेक्ष डी डॉट डी एस प्लस S2 के सापेक्ष डी का पृष्ठ समाकल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस। ठीक है, चलिए देखिए S1 पृष्ठ के सापेक्ष डी डॉट डी एस को आप समझने की कोशिश कीजिए कि S1 किधर है, इस तरफ, और यहाँ मान लीजिए E जो है E1 है वो इस तरफ है, या यहाँ E एप्सिलॉन 1 E है वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ये D1 इस तरफ है, और इस माध्यम में जो D2 है उसको हम निरूपित कर रहे हैं इस प्रकार। अब हम D वेक्टर के S1 और S2 क्षेत्रफल सदिशों का समाकल है वो पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले S1 क्षेत्रफल की तरफ D का जो है उसको बात करते हैं, S1 D वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। चलिए देखिए S1 क्षेत्रफल की ओर D जो है वह कौन सा है, माध्यम फर्स्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, D1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन D1 वेक्टर डॉट, और S1 की जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर है, इस तरफ, तो इस तरफ की डायरेक्शन को मैं कह देता हूँ n केप, तो ये हो गया n केप। ये जो डायरेक्शन है वो क्या है अपनी n केप, और इनटू ये क्या ds को हम अलग ले लेते हैं, ये ds बन गया। तो ये इंटीग्रेशन जो ds है वो क्या आ जाएगा, ये वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम लिख रहे हैं कैपिटल A से। तो अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d1 डॉट n केप, और इंटीग्रेशन ds जो है कि कौन से का एरिया का, S1 वाले का पार्ट लिया है, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d1 वेक्टर डॉट n केप इंटू एरिया A। ठीक है, और d1 का इस डायरेक्शन n केप डायरेक्शन में, ये जो n केप डायरेक्शन है ना,
तो D1 का एन कैप डायरेक्शन की तरफ जो कंपोनेंट है वो D1 का क्या है, लंबवत घटक, जिसे हम किससे लिखते हैं, D1 वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे सोल्व करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, S2 D डॉट ds। अब ये कौन से माध्यम में S2, जो क्षेत्रफल है वो माध्यम सेकंड में है, तो माध्यम सेकंड में जो विस्थापन सदिश है वो कौन है, D2 है, तो D की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, D2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ S1 की डायरेक्शन ऊपर है और S2 की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नीचे। इट्स मीन S2 की डायरेक्शन को बताना है तो हमें एन कैप की जगह क्या लेना पड़ेगा, माइनस एन कैप। तो यहाँ से ये एक माइनस आ जाएगा और ये लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन कैप। ठीक है, देन ये रह जाएगा ds, और वही कि S2 के लिए जो समाकल होगा S2 का, वो टोटल इसका एरिया आ जाएगा A के इक्वल, इसके बराबर ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो ये इसका जो समाकल होगा वो आ जाएगा माइनस D2 वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एरिया। ds का समाकल हो गया टोटल वर्ताकार पृष्ठ का एरिया A। नेक्स्ट यहाँ D2 का n की, देखिए D2 का इधर जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, n की तरफ है ना D2 कंपोनेंट, ये होता जाएगा इसका लंबवत घटक, तो ये लिखा जाएगा माइनस D2 का लंबवत घटक मल्टीप्लाई बाय a। तो ये दो समाकल हैं, इनके मान हमारे पास में ये आए, इनको वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं और तो सबसे पहले ये वैल्यू कितनी आई, D1 का लंबवत घटक इंटू एरिया प्लस अगली वैल्यू माइनस, विपरीत डायरेक्शन है इसलिए D2 का लंबवत घटक इंटू एरिया, और नेक्स्ट देखिए सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ये वर्ताकार क्षेत्रफल का एरिया जो कि कितना है e, तो ये हो गया सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा एरिया 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 कैंसिल, इट्स मीन D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। देखिए D1 का लंबवत घटक और D2 का लंबवत घटक क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इट्स मीन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो माध्यम जो है वह कैसा व्यवहार करेगा, असतत माध्यम का व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी D1 जो है वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इस स्थिति में। चलिए अगर सिग्मा 0 हो, इट्स मीन बाउंड्री पर कोई भी आवेश नहीं हो, अगर बाउंड्री पर कोई आवेश नहीं हो उस स्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा, D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इट्स मीन D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। उस समय D के लिए क्या आ जाएगा, माध्यम सतत का माध्यम का व्यवहार करेगा। इट्स मीन D के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए सततता माध्यम की बनी रहेगी। ये जो हमने ड्राइव किया है ये D के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए किया है। अभी हम D के या D की जगह हम E को भी काम में ले सकते हैं। E के समांतर जो घटक है उसके लिए यही परिसीमा प्रतिबंध हम ज्ञात करेंगे। D या E के लंबवत घटक के लिए हमने परिसीमा पर जो प्रतिबंध है वह देखा। इसके पश्चात हम बात करेंगे E के समांतर घटक के लिए क्या परिसीमा प्रतिबंध रहता है। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, यहाँ ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पर यह है E2 वेक्टर और यह E1 वेक्टर हम निरूपित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस E के समांतर कंपोनेंट के लिए, समांतर घटक के लिए परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करना है। इसके लिए हम मैक्सवेल की जो है
वह तृतीय समीकरण काम में लेते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसके समाकल रूप को लेंगे। तो समाकल रूप के लिए डेल क्रॉस ई जो है इसका हम कर देते हैं क्षेत्रफल समाकल। तो ये हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी का क्षेत्रफल समाकल। अब आपने जो क्षेत्रफल समाकल हमने जो किया है, इस क्षेत्रफल समाकल के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक क्षेत्रफल चाहिएगा। और यह क्षेत्रफल बंद हो, आयतन कवर करे, ये आवश्यक नहीं है। यह क्षेत्रफल एक बंद परिसीमा में हो। तो बंद परिसीमा में ऐसे क्षेत्रफल का चयन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बाउंड्री पर एक आयताकार पृष्ठ ए बी सी डी का चयन करते हैं। तो इस पृष्ठ के लिए हम ए बी सी और डी, ये इसका एक क्लोज्ड पाथ में, इसकी जो परिसीमाएं हैं वो एक क्लोज्ड पाथ बनाती हो, ये हमें ध्यान में रखना है। तो और ये जो ए बी सी डी आयत है, ये आयताकार जो पृष्ठ है, यह हमने लिया है क्षेत्रफल के रूप में। देन अब ये एक बार जो क्षेत्रफल समाकल है इसको हम चेंज करके इसको हम परिवर्तित करते हैं किसमें, रेखा समाकल में। तो यहाँ पर काम में लेंगे स्टोक की कर्ल प्रमेय। तो स्टोक के कर्ल प्रमेय से जो कर्ल है वो हट जाएगा और क्षेत्रफल समाकल है वो किस में बदल जाएगा, रेखा समाकल में। तो इट्स मीन ये हो गया ई का लाइन इंटीग्रल और क्या, क्लोज्ड पाथ के लिए। तो क्लोज्ड जो भी है पाथ, उसको हम पाथ इंटीग्रल को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोज्ड, और दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी डॉट डेल एस विद रिस्पेक्ट टू डी एस। ठीक, चलिए अब देखिए, ये जो आपने आयत चुना है, जो इस आयत की जो ऊंचाई है इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं डेल्टा एच से। चलिए, ये जो ई का जो बंद पथ का रेखा समाकल है इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, ई का जो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक। तो यहाँ ए से बी तक ई डॉट डी एल प्लस बी से सी तक ई डॉट डी एल प्लस सी से डी तक ई डॉट डी एल प्लस डी से ए तक ई डॉट डी एल जो है वो बन गया लेफ्ट हैंड साइड का रेखा समाकल। एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड है डेल बी बाई डेल टी इंटीग्रेशन डॉट डी एस। देखिए, इफ वही डेल एच टेंस टू 0, यानी कि बी सी और ए डी भुजाएं बहुत कम होती जाए, इट्स मीन आयत जो है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर आयत की चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस स्थिति में वह कोई क्षेत्रफल कवर ही नहीं करेगा। तो अगर वो कोई क्षेत्रफल ही कवर नहीं करेगा तो ये जो साइड है, ये समाकल जो पृष्ठ समाकल है, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट ए डी और बी सी के सापेक्ष जो रेखा समाकल है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्योंकि डेल एच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ए बी सी वाला पार्ट ये और ए डी वाला पार्ट ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक, अब इन दोनों रेखा समाकलनों को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए से बी तक ई डॉट डी एल के। ए से बी तक रेखा समाकल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो
ए टू बी ई डॉट डी एल। देखिए ए से बी, ई की ए से बी जो है रेखा समाकल वो किस एरिया में, माध्यम फर्स्ट वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो माध्यम फर्स्ट वाले क्षेत्र में ई जो है वो कौन सा है, E1। तो यहाँ पर सबसे पहले ई की जगह हम क्या लिख देंगे, E1 डॉट, और DL का मतलब है ए से बी तक का रेखा समाकल। तो ए से बी तक की मान लीजिए लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो ये हो गया E1। अगर इस समाकलन को सॉल्व करेंगे तो ये E1 डॉट क्या हो गया, L हो गया। इसी प्रकार C2D जो है उस पर विचार करते हैं। तो C2D तक जो रेखा समाकल है वो देखिए, CD जो है भुजा वो कौन से माध्यम में, माध्यम सेकंड में, और माध्यम सेकंड में जो विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट है वो कौन है, E2। तो यहाँ पर हम E की जगह क्या लिख देंगे, E2 डॉट। दूसरा कि CD जो है उसकी लंबाई भी कितनी है, आयताकार हमने माना था पृष्ठ, इसलिए इसकी लंबाई भी कितनी होगी, L होगी। यहाँ एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि AB जो थी वो इस डायरेक्शन में थी और CD की डायरेक्शन है वो AB के जस्ट क्या है, अपोजिट। इसलिए यहाँ पर किसका सिंबल, एक माइनस को हम लिख देंगे और ये हो जाएगा E2 डॉट L। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं और डॉट को अगर हम खोलते हैं, चलिए डॉट को भी खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा E1 कोस कोई एंगल मल्टीप्लाई बाई L। इसी प्रकार E2 को अगर हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस E2 कोस, ये θ1 मान लो, ये एंगल θ2 है और इनटू हो जाएगा L। देखिए E1 का इस AB की डायरेक्शन से बना एंगल θ1 मान लीजिए। तो अब E1 का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, AB की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा E1 का क्या, समांतर घटक मल्टीप्लाई बाई L। इसी प्रकार माइनस E2 cos θ2, तो अगर E2 को हम बात करें तो E2 जो कंपोनेंट है वो इसके साथ में इसका जो एंगल है इसको θ2 मान लीजिए। तो E2 का इसकी तरफ जो कंपोनेंट लेंगे हम C या DC कह दीजिए, वो हो जाएगा E2 का समांतर घटक, जिसको हम लिखेंगे E2 पैरेलल कंपोनेंट और मल्टीप्लाई बाई L। ये माइनस हम यहाँ इस बता रहे हैं क्योंकि ये L डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट लिया है और ये हमने L के अपोजिट कंपोनेंट लिया है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस का। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो मीन्स E1 का पैरेलल कंपोनेंट L और माइनस E2 का पैरेलल कंपोनेंट L एंड दिस इज इक्वल टू 0, L से L कैंसिल। तो E1 पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू E2 पैरेलल कंपोनेंट, यानी विद्युत क्षेत्र के जो समांतर घटक हैं वह क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि ये जो बाउंड्री है यह एक सतत माध्यम का व्यवहार करती है E के समांतर घटक के लिए। तो E के लंबवत घटक के लिए क्या ये एक सतत माध्यम का व्यवहार करेगी, यह आवश्यक नहीं है। हमने देखा पिछले टॉपिक में कि अगर सिग्मा का मान 0 हो तो यह सततता बनी रहेगी, अन्यथा यह नहीं रहेगी। नेक्स्ट, जिस प्रकार हमने D और E के लंबवत और समांतर घटक ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार हम B और या H, एक ही बात है, B और H के लंबवत और समांतर घटकों के लिए ऐसे कैसे परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि B और H के लिए परिसीमा प्रतिबंध है वो ये आएंगे कि B का लंबवत घटक इज इक्वल टू B2 का लंबवत घटक। ठीक है, दूसरे माध्यम में B का लंबवत घटक है वो हमेशा क्या रहेगा, दूसरे माध्यम में लंबवत घटक के बराबर रहेगा, यानी B के लिए जो माध्यम की सततता है वो बनी रहेगी। इसी प्रकार B1 का जो समांतर घटक है या हम उसको H के लिए लिख सकते हैं और वह H दूसरे माध्यम के लिए समांतर घटक के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये सेम टू सेम इसी प्रोसेस से, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ हमने मैक्सवेल की फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को काम में लिया है, वहाँ हम मैक्सवेल की सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को काम में लेके बिल्कुल ये की प्रोसेस से हम वो ज्ञात कर सकते